हेलो बच्चों, आज मैं आपको फोर्स के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। दैट मीन्स फोर्स क्या होता है ये तो मैं समझा चुका था अपने पिछले वीडियो में। अब मुझे ये बताना है कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। आपके पास जो भी आसपास में आपके पास बॉडी है उस पे आप एक फोर्स लगाओ और फिर आप देखो कि उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है या नहीं। अगर उस बॉडी पे आपने जिस पे फोर्स लगाया उस बॉडी का एक्सीलरेशन होता हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि उस बॉडी पे आपने या जिस किसी ने भी फोर्स लगाया हो वो सभी फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स थे, तभी बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। और आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी एक्सीलरेट नहीं हो रही है। इसका मीनिंग ये है कि उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट जीरो है। दैट मीन्स आपके फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा फोर्स लगाने वाला दिखता है सामने में खड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। इफेक्ट से देखते हैं, इसलिए तो आप साइंस पढ़ते हो। कई चीज़ें डायरेक्टली नहीं दिखती बट इनडायरेक्टली उनको समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो एक बड़े से टेबल को आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर और टेबल एक्सीलरेट नहीं हो रही, कोई मोशन भी जनरेट नहीं हो रहा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और फिर से वो मोशन में आ गई, इसका मतलब है उसका स्पीड चेंज हुआ, उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ। ऐसा करने में कुछ टाइम लगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सीलरेशन। और अगर एक्सीलरेशन है तो उस बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। बट आप कहोगे मैंने टेबल पे फोर्स लगाया, रियली फोर्स लगाया, बट ये टेबल एक्सीलरेट होता हुआ नहीं दिखा। तो हम कैसे समझें कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड लगा? क्योंकि फोर्स लगाने वाला तो एक ही बच्चा था, फोर्स लगाने वाले तो आप ही थे और टेबल एक्सीलरेट होता हुआ दिखा नहीं। तो ऐसे केस में आपको ये समझना चाहिए कि उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने वाला दूसरा भी कोई होगा जो आपके फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। और वो दूसरा कौन हो सकता है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट सरफेस पे लगते हैं और जो दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है वो बॉडी उस पे लगाती है। टेबल एक्सीलरेट होना चाह रहा था आपके फोर्स की वजह से, बट उसके लेग्स कहाँ हैं? ग्राउंड पे हैं। ग्राउंड एक अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगा देता है और जिसकी वजह से आपका फोर्स बैलेंस हो गया और बॉडी एक्सीलरेट होती हुई नहीं दिखी, टेबल एक्सीलरेट होती हुई नहीं दिखी। तो इस तरह के केस में अगर आप रिजल्ट से चेक करो या फिर दूसरे तरीके से चेक कर सकते हो, आप फोर्सेज का सही पता लगाओ। एक बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं, उन सब का रिजल्टेंट निकालो। देखो, फोर्स को ऐड करने का फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और अगर ये रिजल्टेंट जीरो है, दैट मीन्स फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर बैलेंस्ड फोर्सेज। एंड इफ रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, if vector sum is not zero, that means what? That means you are applying
अनबैलेंस्ड फोर्स। तो कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये जिस किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है दैट इज फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब इस पे आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, दिस इज फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं है और एक ही फोर्स लग रहा है, देन व्हाट विल हैपन, बॉडी विल एक्सीलरेट, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। बट देखो, अगर इस पे अपोजिट डायरेक्शन में अब एक फोर्स और लगा दिया हमने, सपोज कि ये 5 न्यूटन का फोर्स था और दूसरा ये भी 5 न्यूटन का लगा दिया। अब क्या है कि ये जो दोनों फोर्सेज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेज हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट जीरो है, वेक्टर के लैंग्वेज में कह सकते हो। अब जब जीरो फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्सेज लग रहे हैं जिनका वेक्टर सम जीरो है, दैट मीन्स कि ये जो फोर्सेज लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, अब वो बैलेंस्ड फोर्सेज है, बैलेंस हो गया, जीरो हो गया, उसको बोलते हैं बैलेंस हो गया। अब एक काम और करो, इस पे एक फोर्स और लगा दो इधर से ऐसे, 3 न्यूटन का। अब क्या हुआ, इस साइड से लग रहे हैं 5 + 3 8 और उस साइड से लग रहा है ओनली 5, तो क्या होगा, फिर ये केस हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स का। 5 भी तो कैंसिल होंगे, ये 3 तो बचा हुआ रहेगा ना, तो ये अनबैलेंस्ड का केस हो गया, है ना। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपने बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड समझ लिया, कब बैलेंस्ड होता है और कब अनबैलेंस्ड होता है समझ लिया, बट नहीं बच्चों, इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम बनाने का कोई लिमिट नहीं है, टफ से टफ प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं, टफ से टफ सिचुएशंस आ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, आप ये क्लेम कर सकते हो कि हम तो अभी छोटे बच्चे, हमसे इतना टफ क्वेश्चन मत पूछो, कह सकते हो आप, लेकिन सीखने में तो कोई बुराई नहीं है ना। अगर आगे की चीज़ भी अभी सीख लें, कुछ ज़्यादा सीख लें, तो बेटर है, आगे का लाइफ इजी हो जाएगा, आगे कम टेंशन होगा, आगे कम मुसीबत होगी, है ना। तो थोड़ा सा और सीखिए। देखिए, ये एक बॉडी है और इसके ऊपर अब मैं 3 फोर्सेज लगा रहा हूं। The magnitude of each force is same. Say F, F, F. And angle between any two force, this angle is 120 degree. Similarly, this angle is also 120 degree. And this angle is also 120 degree. अब क्या लगता है आपको, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें 3 मजबूत रस्सियां बांध दी गई और 3 बच्चे को पकड़ा दिया गया और ऐसे बोला गया कि आप इस तरीके से खड़े हो जाओ कि हर एक रोप के बीच में एंगल सेम बने, 360 डिवाइडेड बाई 3, 120, 120, 120, इतना ही का एंगल बनेगा हर जगह। अब क्या है, इस केस में इसको आप बैलेंस्ड बोलोगे या अनबैलेंस्ड, हो गई ना मुसीबत। देखिए, ऐसे केस में क्या होता है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको फ्यूचर में सिखाया जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ये जो 2 फोर्सेज हैं इसको आप एडजेसेंट साइड मान करके और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, एंड देन रिजल्टेंट इज डायगोनल, दिस डायगोनल,
इज कॉल्ड रिजल्टेंट। जब आप ऐसा अपने ज्योमेट्री बॉक्स को यूज करके अच्छे से सब कुछ मेजरमेंट करके डायग्राम बनाओगे तो आप ये पाओगे कि ये वाला जो साइड आया है डायगोनल वो इसके बिल्कुल इक्वल आ गया एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो। सो यू कैन से दैट रिजल्टेंट ऑफ 2 इज इक्वल बट अपोजिट टू द थर्ड फोर्स। दो मिलके जो बना वो तीसरे का उल्टा बना, समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर तीनों को ऐड कर दें तो 0 आ जाएगा और 0 आ गया, इसका मतलब ये बैलेंस्ड का केस है। इस तरह के केस को आप कह सकते हो कि द रिजल्टेंट of forces acting on the body is 0. That's why this is the example of balanced force. Okay, तो इस तरह के different situations हो सकते हैं। आप ऐसे situations को ढूंढिए। अगर आपका कोई बड़ा भाई किसी हायर क्लास में है, 11th क्लास में, या कोई एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है, तो उसकी बुक्स लेके थोड़ा पलटने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। उसमें ढूंढिए, देखिए, आपको इस तरह के बहुत से सिचुएशंस मिलेंगे और फिर उस सिचुएशन में आप ये जज करने की कोशिश करिए, ये समझने की कोशिश करिए कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं कि जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस्ड फोर्स हैं या अनबैलेंस्ड फोर्स है। ओके, और अगर एक बात और मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 लग रहा है तो बैलेंस्ड फोर्सेज हो गए। उस केस में बॉडी एक्सिलरेट नहीं करेगी, मोशन में बॉडी हो सकती है। देखो, जो ये एक कॉमन कंफ्यूजन है, लोग ये समझते हैं कि बॉडी मोशन में है तो उस पर फोर्स लग रहा हो। नहीं, जरूरी नहीं है। इफ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, नो फोर्स इज नीडेड। आप कहोगे नहीं, साइकिल को कांस्टेंट वेलोसिटी से भी आप तभी चला पाते हो जब आप उसके पैडल पे फोर्स लगाते हो, बिना फोर्स का तो चलता ही नहीं है। वो क्या है कि आप जो फोर्स लगाते हो वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगाते हो। इफ यू आर राइडिंग एंड योर स्पीड इज कांस्टेंट, सपोज 10 km/h or any other speed, you are moving with constant velocity in a particular direction with same speed, then it means what? It means your acceleration is 0, and if acceleration is 0, then force is 0. So the resultant force acting on that body is 0. तो होता क्या है, उस पर सेवरल फोर्सेज लगते हैं। ग्राउंड भी तो लगा रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स, उसको क्यों भूल जाते हो आप बार बार? उसको मत भूलिए, याद रखिए, ग्राउंड भी फोर्स लगाता है चीज़ों पे, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो। इसलिए आपको लगता है कि हमने किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया और बॉडी चला नहीं। बस रुकी थी, हमने पीछे से धक्का दिया, बस चली नहीं। आप ये तो सोचो उसका टायर कहाँ है। अगर किसी मेथड से बस ग्राउंड पे खड़ी नहीं होती, हवा में खड़ी होती और तब आप उस पर फोर्स लगाते तो शायद बस थोड़ी आगे खिसक जाती। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो आपके अपोजिट में फोर्स लगा रहा है और इसीलिए बॉडी को एक्सिलरेट नहीं होने दे रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स के प्रेजेंस को पहचानिए, याद रखिए, उसको ढूंढिए, देखिए। यही फोर्स है जो आपको कंफ्यूज कराता है, यही फोर्स है जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स समझने लगते हो। यही वो वजह है जिसकी वजह से
बॉडी एक्सिलरेट होना चाहिए लेकिन नहीं होती है। आपको लगता है आपने फोर्स लगाया, आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, लेकिन ये कुछ दिखता नहीं है। तो फिजिक्स के लॉज कभी फेल नहीं होते। फिजिक्स का जो तरीका है देखने का वो कभी गलत नहीं होता। हमारी जो नॉलेज होती है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए हमें सब कुछ अजीब सा दिखता है। एक बार जब आप अच्छे से सीख जाओगे फिजिक्स के रूल्स को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आपको ये वर्ल्ड ज़्यादा सिस्टमैटिक दिखेगा। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो आप बनने वाले हो फ्यूचर में, वो मोर सिविलाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे सच्चाई की ओर जाते हैं, सच्चाई को समझने लगते हैं। और इस वजह से एक पीस आता है, एक शांति आती है उनके मन में, और उनका जो लाइफ होता है वो स्मूथ लाइफ हो जाता है। इसलिए आपको चीज़ों को पढ़ना, अच्छे से समझना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी कोर्स के बारे में मैं आगे आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों लॉ की बात करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और फिर उसमें एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है, ये सभी बातें हम जल्दी में करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।